डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर हमने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा था। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और इसके बाद पढ़ा था उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण से रिलेटेड कुछ मुख्य तथ्य स्टूडेंट, जैसे फोकस बिंदु क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव क्या होता है, या फिर आपका मुख्य अक्षरेखा क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अवतल तथा उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, यानी कि उत्तल और अवतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कितने टाइप्स के बनते हैं, किस तरह बनते हैं, ये जानेंगे स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, इसके बाद पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो आपको बता दें कि आपको पास अगर कोई अवतल दर्पण है तो उसके अंदर टोटल 6 टाइप के 6 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। वो किस तरह से बनते हैं और कैसे बनते हैं, ये जानने से पहले आपको अवतल दर्पण के बारे में 4 बातें अच्छे से याद रखनी है। ये मान लीजिए कि 4 रूल्स है। अगर ये 4 रूल आपको अच्छे से आते हैं तो इसके अंदर जो 6 टाइप के प्रतिबिंब है, अच्छे तरह के प्रतिबिंब जो बनते हैं ना, इमेज जो बनती है वो आपको बनानी आ जाएगी अच्छे से। तो क्या है 4 बातें, ये देखिए। फर्स्ट तो ये है, ये देखिए अवतल दर्पण, अवतल अव का मतलब नीचा, तल का मतलब सतह, सरफेस। तो जिसका परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक पृष्ठ जो है ना धसा हुआ ना, उसको अवतल दर्पण बोलते हैं। तो ये देखिए अवतल दर्पण है, ये इसका क्या है, पोल है, यानी कि ध्रुव है स्टूडेंट। इसके बाद में इसकी फर्स्ट बात क्या है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्षरेखा है स्टूडेंट, जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्षरेखा के समानांतर आती है ना, तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। तो देखिए ये प्रकाश की किरण है और ये मुख्य अक्षरेखा इसके समानांतर आ रही है, तो परावर्तन के बाद देखिए फोकस में से गुजरेगी। ये भी देखिए मुख्य अक्षरेखा के समानांतर आ रही है, तो परावर्तन के बाद फोकस में से गुजरेगी। ये ठीक वैसा ही होगा जब आपके पास, अगर सामने अज्यूम कीजिए कि आपके सामने इस तरह का सरफेस है, बहुत बड़ा ऐसा सरफेस है, और आपके पास एक बॉल है, बॉल इस तरह से बहुत ज़्यादा स्पीड में इस तरह से फेंक के मारते हो, तो बॉल जो है इस आगे आपका इस तरह का जो सरफेस है ना उस पर टकरा के और नीचे की तरफ जाएगी स्टूडेंट। अगर सरफेस ऐसा होगा तो टकरा के बॉल नीचे की तरफ जाएगी। तो ऐसा यहाँ हो रहा है, प्रकाश की किरण आ रही है, सरफेस ऐसा है तो टकराने के बाद नीचे की तरफ जाएगी। यानी ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्षरेखा के समानांतर आएगी तो टकराने के बाद फोकस बिंदु में से होकर गुजरेगी स्टूडेंट। ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल जो है बिल्कुल इसका अपोजिट। अगर कोई फोकस बिंदु के अंदर से आ रही है, अगर प्रकाश की कोई किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्षरेखा के समानांतर चली जाएगी। अगर देखिए मुख्य अक्षरेखा के समानांतर आ रही है तो परावर्तन के बाद फोकस में से गुजरेगी। अगर फोकस में से गुजर रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्षरेखा के समानांतर चली जाएगी स्टूडेंट। तीसरा रूल ये है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है ना, तो परावर्तन के पश्चात वापस इसी रास्ते वापस चली जाएगी स्टूडेंट। क्यों, ऐसा क्यों होगा? देखिए ये आपको पता है ना, अगर आपके पास कोई, ये आपको पता है एक तरह का सफियर है, यानी कि एक फुटबॉल की तरह है स्टूडेंट। ठीक है, एक फुटबॉल था, फुटबॉल में से आपने इतना हिस्सा काट लिया और इस साइड पॉलिश कर दिया, यानी कि आपके पास कांच का फुटबॉल था, इतना हिस्सा काट के इस तरह पॉलिश कर दिया तो आपके पास बन गया अवतल दर्पण। तो देखिए अगर आपके पास कोई भी इस तरह की चीज़ है सफियर में, जो जैसा कि फुटबॉल है वैसी है, और फुटबॉल का एक सेंटर होता है, यानी कि किसी भी सफियर का, गोले का कोई सेंटर होता है, केंद्र होता है। उस केंद्र में से अगर एक हम रेखा खींचे, उस केंद्र में से कोई रेखा खींचे, तो वो रेखा ऊपर या नीचे जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पे टकराती है ना, वो पॉइंट जो है ना बिल्कुल समतल होता है स्टूडेंट। समझने की कोशिश करो। अगर देखिए बहुत बड़ा आपके पास एक सफियर है, गोला है, उस गोले का आपको, अगर कोई गोला है तो उसका एक केंद्र है, पक्का है केंद्र। इस केंद्र के अंदर से अगर कोई रेखा गुजर रही है और वो चाहे उसके ऊपर वाले सरफेस पे या नीचे वाले सरफेस पे, वो केंद्र, ये जो रेखा है वो नीचे वाले सरफेस या ऊपर वाले सरफेस पे जिस बिंदु पे टकरा रही है ना, वो बिंदु इस समतल होगा स्टूडेंट। समझ रहे हो ना, ये पूरा सफियर है, लेकिन जिस बिंदु पे टकरा रही है ना, वो केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जिस बिंदु पे टकरा रही है वो बिंदु समतल होगा। और आपको पता है कि कोई भी चीज़ किसी समतल पे फेंक के मारते हो, जैसे नीचे फर्श है, फर्श पे बॉल फेंक के मारते हो तो वापस बॉल ऊपर की तरफ आ जाती है ना, ठीक वैसा ही यहाँ होता है। अगर आप कोई प्रकाश की किरण इसके मुख्य अक्ष यानी कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो ये जहाँ टकराती है ना, वो थोड़ा सा, यानी कि इसके लिए कैसा काम करता है, एक समतल सतह की तरह काम करता है और वापस टकरा के ये उसी रास्ते वापस आ जाती है स्टूडेंट। याद रहेगा।
इसके बाद नेक्स्ट रूल ये है कि अगर कोई प्रकाश की किरण पोल पे आके टकराती है तो टकराने के बाद ऐसे चली जाएगी, यानी कि उसका देखिए ये आपका पोल पे टकरा रही है तो आपका ये आपतित किरण होगी, यहाँ से ये अभिलंब मान लीजिए तो अभिलंब के साथ कोण आई होगा। और इस आपको पता है परावर्तन का जो दूसरा नियम क्या कहता है, कोण आई बराबर होना चाहिए कोण आर के, यानी ये 45 पे तो ये टकराने के बाद इसके साथ जो है 45 एंगल बनाएगी और चली जाएगी, यानी आई और आर यहाँ भी बराबर होंगे। तो ये 4 बातें 4 रूल्स है आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखते हैं कि अवतल दर्पण में जो है 6 टाइप के जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं। अभी देखिए अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, देखिए अवतल दर्पण द्वारा 6 प्रतिबिंब बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। किस तरह से बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये देख लीजिए। अभी देखिए आपके पेपर में एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा कि जब वस्तु को अनंत पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, जब वस्तु को सी पर रखे तो कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, जब वस्तु को एफ पर रखे तो कैसे बनेगा। तो एक एक को अच्छे से समझ लीजिए, फिर लास्ट में आपको तरीका बता दूंगा कि किस तरह से याद रखना है। तो देखिए पहले जब वस्तु को अनंत पर रखें, यानी कि जब वस्तु अनंत पर हो और उसका जो हमारे पास अगर कोई उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यानी कि अवतल दर्पण। अगर हमारे पास कोई अवतल दर्पण है और वस्तु अनंत पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण कैसा बनाएगा। मान लीजिए कि आपके पास कोई अवतल दर्पण और अनंत पर वस्तु मतलब कि सूर्य है, सूर्य का प्रतिबिंब बनाना चाहते हो आप अवतल दर्पण से, तो आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी वस्तु अनंत पे होगी ना तो वहां से जो प्रकाश की किरणें आ रही है ना, हम मान के चलेंगे कि वो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर आती है हमेशा। और हमेशा जब भी वस्तु अनंत पे रखी होगी तो वहां से प्रकाश की किरणें हमेशा मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर आ रही होगी स्टूडेंट। तो आपको पता है मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर प्रकाश की किरणें आ रही है तो वो परावर्तन के पश्चात कहाँ मिलती है, फोकस बिंदु पर मिलती है। और जहां पर 2 प्रकाश की किरणें मिलती है ना वहां प्रतिबिंब बनता है स्टूडेंट। तो देखिए वस्तु अनंत पर है, अनंत से मुख्य आने वाले प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर और यहाँ मिलेगी तो यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। कैसा होगा, प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा, एफ पर बनेगा, बिंदु आकार का होगा, बिल्कुल छोटे साइज का होगा और वास्तविक होगा स्टूडेंट। और उल्टा वास्तविक का मतलब देखिए प्रकाश की किरणें जहां से आ रही है ना, यहाँ इस पॉइंट पे सच्ची में रियल में मिल रही है, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक। दूसरा एक वास्तविक होता है और एक आभासी होता है। तो आपको बताया था मैंने कि वास्तविक को हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, आभासी को पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि जो प्रतिबिंब हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं वो वास्तविक होता है और जो जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते वो आभासी होता है। तो ये आपका वास्तविक होगा और वास्तविक जो होता है ना वो हमेशा उल्टा होता है, याद रखना। आभासी बनेगा वो सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा वो उल्टा बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपका वास्तविक होगा और उल्टा होगा। दूसरा, जब वस्तु अगर आपको कहेगी जब वस्तु सी से परे हो, यानी कि यहाँ वस्तु को हमने अनंत पर रखा था, वस्तु को थोड़ा और पास ले आइए, सी से थोड़ा सा परे, सी से थोड़ा सा दूर जब वस्तु को रखते हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए जब भी 2 प्रकाश की किरणें मिलेगी तो प्रतिबिंब बनेगा। तो पहली प्रकाश की किरण मान लीजिए कि मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर जा रही है, समानांतर जा रही है, रूल क्या कहता है, फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो फोकस बिंदु से जा रही है, रूल कहता है कि फोकस बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर चली जाएगी। तो यहाँ जहाँ ये दोनों मिलेगी कट करेगी, देखिए इस यहाँ भी कट कर रही है, यहाँ मत बना देना प्रतिबिंब भी, यहाँ प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब कब बनेगा, जब परावर्तन के बाद मिलेगी। यहाँ मिल रही है ना परावर्तन से, देखिए इसका तो परावर्तन हो गया, ये तो जा ही रही है, परावर्तन नहीं हुआ ना। तो जहाँ प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलेगी ना वहाँ प्रतिबिंब बनेगा। जैसे ये परावर्तन के बाद इस तरफ चली गई, ये परावर्तन के बाद ऐसे, तो यहाँ दोनों मिल रही है तो यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। कैसा बनेगा, प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में बनेगा और वस्तु के आकार से छोटा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा। याद रखिएगा जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है। और ये वास्तविक, ये देखिए प्रतिबिंब प्रकाश की जो इस तरफ प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, परावर्तन के बाद प्रकाश की किरण इस तरफ मिल रही है कहीं ना कहीं और हमारा प्रतिबिंब भी इस तरफ ही बन रहा है स्टूडेंट, तो ये वास्तविक। अगर हमने जिस साइड पॉलिश कर रखा उसके पिछली साइड अगर प्रतिबिंब बनता है ना वो आभासी होगा। धीरे धीरे आगे
पढ़ते जाएंगे तो आभासी बनेगा, तो आपको समझ में आता जाएगा। तो ये वास्तविक बनेगा, और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है तो उल्टा बनेगा। इसके बाद थर्ड, जब वस्तु को आप सी पर रखें, देखिए यहाँ अनंत पे रखा, फिर थोड़ा सा सी से परे ले आए, फिर अब सी पे रखना है वस्तु को। अगर आप वस्तु को सी पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? दो प्रकाश की किरणें लीजिए, एक तो मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर, जो समांतर जा रही है वो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होके गुजरेगी, और जो फोकस बिंदु से होके गुजर रही है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर जाएगी। तो जहाँ दोनों परावर्तन के बाद मिलेगी, कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी, तो यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। कहाँ बना है? प्रतिबिंब जो है सी पर बनेगा, यानी कि वक्रता केंद्र पर बनेगा। दूसरा प्रतिबिंब जो है ना वस्तु के आकार का होगा, यानी सेम साइज का। अगर वस्तु आपका 5 सेंटीमीटर तो आपका प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर का बनेगा। और वास्तविक होगा प्रतिबिंब, और वास्तविक कैसा होता है? हमेशा उल्टा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होगा। इसके बाद फोर्थ पोजीशन, जब वस्तु को देखिए, यहाँ वस्तु को अनंत पे, यहाँ सी से परे, यहाँ सी पर, अब कहाँ रखेंगे? सी और एफ के बीच में रखेंगे स्टूडेंट। तो जब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा तो देखिए एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर जा रही है, परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, और फोकस से जा रही है वो मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर चली जाएगी। तो ये दोनों, ये परावर्तन के बाद यहाँ मिलेगी, तो यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब? देखिए सी से परे बनेगा, सी से थोड़ा सा दूर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा स्टूडेंट, और वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब वस्तु को कहाँ रखना है? देखिए यहाँ वस्तु को अनंत पे रखा, सी से परे, सी पर, फिर सी और एफ के बीच में। अब वस्तु को रखेंगे एफ पर स्टूडेंट। तो जब वस्तु को एफ पर रखेंगे तो क्या होगा? मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर जा रही है जो, वो तो प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। अब देखिए फोकस में से पास नहीं करा सकते ना अब, क्योंकि फोकस बिंदु के ऊपर तो वस्तु को रख रखा है। तो अब दूसरी प्रकाश की किरण ये यहाँ से स्टार्ट होगी और पोल पे टकराएगी। पोल पे टकराएगी तो आपको पता आई आर बराबर होके, और ये इस तरह से परावर्तन के बाद इधर चली जाएगी। तो आप देखोगे तो ये लगातार आगे, जब इनको आगे बढ़ाएंगे तो आगे कहीं जाके ये दोनों आपस में मिल जाएंगी स्टूडेंट। दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होता जाएगा और आगे जाके मिलेगी, तो यानी कि अनंत पे जाके मिलेगी। प्रतिबिंब सी से परे बनेगा और वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा। इसके बाद वस्तु को कहाँ रखना है? देखिए यहाँ वस्तु को अनंत पे रखा, सी से परे, सी पर रखा, सी और एफ के बीच में, एफ पे। अब वस्तु को रखेंगे एफ और पी के बीच में। तो जब वस्तु को एफ और पी के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? देखिए पहले तो देखिए एफ और पी के बीच में रखते हैं तो आप ये नहीं ले सकते, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष रेखा के समांतर नहीं ले सकते, क्योंकि समांतर लेोगे तो वो कहाँ से जानी चाहिए थी? समांतर लेते वो फोकस बिंदु से जानी चाहिए थी, लेकिन आगे प्रतिबिंब है तो फोकस बिंदु से तो जा नहीं सकती वापस। फिर तो कहाँ से कौन सी लेनी है आपको? एक तो ये पोल से, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, पोल पे टकरा रही है, आई आर बराबर होके, और ये इस तरह से जा रही है पोल वाली। दूसरा आप इस तरह से ले लीजिए, ये वक्रता केंद्र से स्टार्ट हो रही है और यहाँ से स्टार्ट होके, जो वक्रता केंद्र से स्टार्ट होती है परावर्तन के बाद वापस इसी रास्ते वापस चली जाती है। तो ये प्रकाश की किरणें देखिए आप दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा लगातार, जैसे आगे बढ़ाते जाओगे ये आपस में कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इनको पीछे की तरफ मिलाने की कोशिश करोगे ना तो पीछे की तरफ मिल जाएगी और यहाँ आके मिलेगी और यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़े आकार का बनेगा। और कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। जैसे मैंने बताया था आभासी कौन सा होता है? वास्तविक का मतलब रियल में, सच्ची में बना, सच्ची में प्रतिबिंब बना। सच्ची में प्रतिबिंब कब बनता है? जब जो प्रकाश की किरणें वो सच्ची में मिलती है, ठीक है, तो वो वास्तविक हो जाता है। जब प्रकाश की किरणें सच्ची में नहीं मिलती ना तो प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी कहलाता है। देखिए यहाँ ये आपका अवतल दर्पण इस तरफ पॉलिश कर रखा है, तो इस तरफ पॉलिश कर रखा है, इस तरफ तो लाइट गई नहीं स्टूडेंट, परावर्तन के बाद इधर आ गई। अगर परावर्तन के बाद इधर आ गई, प्रतिबिंब इधर होता तो वास्तविक। अगर इधर बन रहा है, जिस साइड पॉलिश है उस साइड बन रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। यानी कि हमें आभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि वहां प्रतिबिंब बना है, एक्चुअल में वहां कोई प्रतिबिंब नहीं बना, वो एक्चुअल में वहां कोई भी प्रकाश की किरणें नहीं गई, क्योंकि इस तरफ पॉलिश कर रखा, प्रकाश की किरणें जाके प्रतिबिंब कैसे बना देगी। तो इस तरह का प्रतिबिंब आभासी कहलाता है, जो कि हमेशा सीधा होता है। तो ये थे 6 तरह के प्रतिबिंब। अब एग्जाम में आपको डायरेक्ट एक पूछ लेगा, कोई भी जब वस्तु एफ और पी के बीच में या वस्तु एफ पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए एकदम से कि ऐसा बनेगा। या फिर इसके अंदर जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स है उनके अंदर भी बहुत यूज होता है। अगर ये 6 तरह के आप
प्रतिबिंब आपको उंगलियों पे अच्छे से याद हो जाते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है पहले से आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसका आंसर प्लस में माइनस में कुछ ऐसा आना चाहिए। स्टूडेंट कैसे याद रखोगे? याद रखने के लिए पहले तो देखिए स्टार्ट करना है कि जो वस्तु को अनंत पे है, वस्तु पहले अनंत पे है, फिर अनंत और सी के बीच में यानी सी से थोड़ा सा परे है, फिर वस्तु सी पर है, फिर वस्तु जो है सी से आगे ले गए सी और एफ के बीच में, फिर एफ पे, फिर एफ और पी के बीच में। ठीक है, ऐसे ही इनके प्रतिबिंब बन रहे हैं। अगर ध्यान से देखो तो आप देखिए जब अनंत पे है तो प्रतिबिंब बन रहा है एफ पे, जब वस्तु सी से परे है तो प्रतिबिंब देखिए एफ से इधर आना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे वस्तु आगे जाना स्टार्ट हो जाएगी प्रतिबिंब इधर आना स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट तो देखिए जैसे सी से परे रख दिया वस्तु को तो प्रतिबिंब पहले यहाँ कहाँ बन रहा था? एफ पे, तो देखिए एफ से थोड़ा सा दूर चला गया, एफ और सी के बीच में आ गया। अब जैसे आप वस्तु को सी पे ले गए तो देखिए पहले यहाँ था ना, अब वापिस सी पे आ गया। जैसे ही सी पे आ गया यानी कि समान आकार का बनेगा, बराबर बनेगा। स्टूडेंट इसके बाद वस्तु को जैसे आगे लेके जाएंगे तो प्रतिबिंब यानी वस्तु को लेके जाएंगे सी और एफ के बीच में तो प्रतिबिंब चला जाएगा सी से परे। जैसे वस्तु को और आगे लेके जाएंगे प्रतिबिंब और ज़्यादा इधर चला जाएगा, यानी कि यहाँ देखिए सी से परे बना था, यहाँ सी से बहुत ज़्यादा दूर बनेगा। और इसके बाद लास्ट में जब प्रतिबिंब को और ज़्यादा आगे लेके जाएंगे, ये बिल्कुल अलग है। लास्ट वाला प्रतिबिंब को जब बिल्कुल पास लेके जाएंगे ना, नज़दीक एफ और पी के बीच में, तो आपका प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बनेगा, यानी कि आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे। ये अलग है, ये आप याद हो जाएगा। समझ में आना किस तरह से दिमाग में याद रखो। यानी वस्तु जब अनंत पे है तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पे, जैसे वस्तु को आके लेके आ रहे हैं सी से परे तो जो प्रतिबिंब है वो एफ और सी के बीच में, जैसे और आके लेके आए सी पे तो इक्वल साइज का प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार एक जैसा। इसके बाद जैसे ही सी से आगे लेके गए तो इधर बनना स्टार्ट हो जाएगा। और बिल्कुल लास्ट वाला बिल्कुल अलग है, ये सारे के सारे वास्तविक और उल्टे हैं 500 के 500। जो लास्ट वाला बना है दर्पण के पीछे बना है, सीधा बना है, आभासी बना है। तो ये 6 तरह के प्रतिबिंब अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत काम आने वाले हैं स्टूडेंट। इसके बाद बात करते हैं अवतल, ये थे अवतल दर्पण। इसके बाद बात करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। देखिए इनको अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाना चाहते हो तो आप क्या करना, बिल्कुल अच्छे मेजरमेंट के साथ बनाना तो एकदम से सही बनेंगे। कैसे? जैसे आप इस तरह से प्रकार लेना, प्रकार से और ये अवतल दर्पण बना लेना। ऐसे जहाँ प्रकार रखा हो ना आपका, वो आपका सेंटर होगा, यानी कि वक्रता केंद्र होगा, वहाँ सी लिख देना। अब सी और यहाँ इसका जो मध्य बिंदु होगा यानी ध्रुव होगा पी, इन दोनों के बीच दूरी माप लेना। जैसे यहाँ अगर 10 सेंटीमीटर आए ना तो आप दोनों का बीच का दूरी यानी कि 5 सेंटीमीटर पे क्या कर देना, फोकस बिंदु बना देना। स्टूडेंट ठीक है, अब फोकस बिंदु बना दिया। अब आपका अगर ये मेजरमेंट सही होंगे ना तो सारे के सारे जो बन रहे हैं वो पोजीशन सही आएगी, एकदम से सही बनेगा, करेक्ट। स्टूडेंट तो आप इस तरह से बना सकते हो। इसके बाद देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो आपको बता दें कि उत्तल दर्पण के अंदर 2 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं स्टूडेंट। तो दोनों तरह के प्रतिबिंब बनाने से पहले आपको उस तरह रूल बता देते हैं। 3 बातें आपको याद रखनी है। जैसे इसके अंदर क्या है, ये उत्तल दर्पण है स्टूडेंट, इस तरह पॉलिश किया हुआ, ये इसका ध्रुव हो गया, फोकस बिंदु हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब इसके अंदर अगर कोई प्रकाश की किरण जो है ना मुख्य अक्ष रेखा के समांतर आ रही है, देखिए मुख्य अक्ष रेखा है, मुख्य अक्ष रेखा के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, तो वो परावर्तन के बाद इस तरह से ऊपर चली जाती है, इस तरह से नीचे की तरफ आ जाएगी। ये ठीक वैसा ही होगा अगर आपके पास कोई सरफेस जो है ना इस तरह का सरफेस है, यानी कि ऐसा सरफेस है और आपके पास बॉल है, बॉल इस तरह से फेंक के मारते हो तो बॉल इस तरह के सरफेस पे ऊपर चली जाती है, इस तरफ नीचे चली जाती है, क्योंकि सरफेस ऐसा है तो बॉल अगर सीधी आ रही है टकराने के बाद नीचे की तरफ चली जाएगी स्टूडेंट। तो इस तरह से प्रकाश की किरणें चली जाती है और इनको जब पीछे की तरफ मिलाया जाता है ना, यानी कि इधर होगी ये इधर चलेगी, इनको पीछे की तरफ मिलाएंगे ना तो देखिए डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ मिलाए तो ये फोकस पे जाके मिलेगी स्टूडेंट। ठीक है। दूसरा, अगर कोई प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही है और परावर्तन के बाद जो है वापिस चली जाती है इसी रास्ते और ये पीछे की तरफ इसको मिलाते हैं तो ये वक्रता के अंदर पे जाके मिलती हुई प्रतीत होती है। इसके बाद थर्ड है, अगर आपके पास प्रकाश की किरण कोई आके ध्रुव पे टकरा रही है तो यानी कि यहाँ से हम अभिलंब लेंगे, अभिलंब और इसके बीच में जो आपतन कोण आई आएगा ना, यानी 45 आ गया मान लीजिए, तो ये भी 45 पे आर, ये जो आपकी परावर्तित किरण है ये भी 45 पे, यानी आर भी 45 होगा, ये भी 45, यानी कि आई और आर बराबर होते हैं परावर्तन में, तो ये जो आई और आर बराबर करके और वापस चली जाएगी स्टूडेंट। तो ये 3 बातें याद रखनी है। तो 2 तरह के प्रतिबिंब, पहला कब बनता है, जब
वस्तु को अनंत पर रखते हैं, जैसे सूर्य हो गया, आपका चंद्रमा हो गया, अनंत पे इनका प्रतिबिंब जो है ना वो कैसा बनता है, आपको जैसे बताया कि अनंत से प्रकाश की जो किरणें आती है ना वो मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर आती है, ऐसा मान के चलते हैं। तो हमारे पास ये उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर आती है, टकराने के बाद इधर चली जाएगी और पीछे की तरफ हमें इनको अगर हम पीछे की तरफ मिलाएंगे तो देखिए डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ मिलाएंगे तो आपको फोकस पे मिलती हुई नजर आएगी, यानी कि जहाँ भी प्रकाश की किरणें दो मिलती हुई नजर आती है वहाँ क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। कैसा बनेगा, बिंदु आकार का होगा, बिल्कुल स्मॉल साइज का होगा और आभासी और सीधा। आभासी क्यों होगा, अगर इस साइड कहीं प्रकाश की किरणें मिलती ना फिर तो होता है रियल में, क्योंकि परावर्तन हो रहा है, परावर्तन के बाद सारी इस तरफ आई है तो इस तरफ नहीं मिल रही, जबकि जिस तरफ पॉलिश कर रखा है उस तरफ मिलती हुई प्रतीत हो रही है स्टूडेंट, यानी कि आभास हो रहा है कि इस तरफ मिल रही है। तो ये प्रतिबिंब कैसा हो गया, आभासी, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो फर्स्ट ये हो गया। सेकंड कब बनेगा, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में, जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे ना, यहाँ देखिए ये ध्रुव है, यहाँ अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रख लोगे ना आप तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वो मुख्य अक्ष रेखा के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है, टकराने के बाद देखिए परावर्तन के बाद इधर चली जाएगी, पीछे की तरफ मिलाएंगे तो फोकस पे मिलेगी स्टूडेंट। दूसरी प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही है, इसको डॉटेड बना दिया, प्रकाश की किरण को इस तरह से आ रही है ना तो टकराने के बाद इसी रास्ते वापस आ जाएगी स्टूडेंट, और इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये सी पर मिलती हुई प्रतीत होगी, और जहाँ ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेगी वहाँ प्रतिबिंब बना देंगे। तो प्रतिबिंब कैसा कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब P तथा F के बीच में बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब P और F के बीच में बनेगा हमेशा और हमेशा, और वस्तु के आकार से छोटा होगा और कैसा बनेगा, आभासी और सीधा, क्योंकि दर्पण के पीछे बना है तो पीछे बना है वो हमेशा आभासी होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है स्टूडेंट। तो ये थे प्रतिबिंब, याद रख सकते हो ना। उस अवतल दर्पण के अंदर 6 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, 5 बनते हैं वो वास्तविक और उल्टे, लास्ट वाला आभासी और सीधा बनता है। और कैसे बनते हैं, बिल्कुल स्मॉल साइज का, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर वस्तु के आकार का, फिर वस्तु के आकार से बड़ा, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा, और लास्ट वाला आभासी और सीधा बनता है, वस्तु के आकार से बड़ा। और उत्तल दर्पण के अंदर सिर्फ 2 ही तरह के बनते हैं स्टूडेंट। पहला बिल्कुल दोनों के दोनों याद रखिए, दोनों के दोनों आभासी बनते हैं और सीधे बनते हैं। इसके अंदर आभासी सीधे, उस अवतल दर्पण के अंदर वास्तविक भी बनते हैं और आभासी भी बनते हैं, यानी 5 तो वास्तविक, लास्ट वाला आभासी बनता है ना। इसके अंदर दोनों के दोनों आभासी और सीधे होंगे स्टूडेंट, और दोनों के दोनों ही वस्तु के आकार से छोटा होगा। एक तो वस्तु बिंदु के आकार का, दूसरा वस्तु के आकार से छोटा, यानी कहने का मतलब दोनों के दोनों प्रतिबिंब वस्तु के आकार से क्या होंगे, छोटे होंगे स्टूडेंट। तो ये थे, इनको अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है, प्रतिबिंब बनाने भी आ जाते हैं, और जो आगे क्वेश्चन करोगे न्यूमेरिकल्स उनके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।